नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि वरिष्ठ अध्यापक जो कि सेकंड ग्रेड हैं उनको स्थायीकरण आदेश होने के बाद में कुछ काम अपनी डीडीओ से करवाने होते हैं या पीओ से करवाने होते हैं। इसके बारे में देखेंगे और क्या आपकी कटौती होती है एसआई जीपीएफ की, इनके बारे में। इसके अलावा इंक्रीमेंट आपका कब लगेगा, कितना आपका पेमेंट बनेगा, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर आप पहला ये फॉर्म है। इन सभी की जितने भी मैं फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप विक्रम मैथ सर गनीपुर पर आपको मिल जाएगी। और ये आपको जो करना है काम वो आप यहाँ पर आप देखते चलें। सबसे पहले आपको ये एक एचआरए का फॉर्म है जो कि आपको भरना होता है। एचआरए जो आपको वर्तमान में मिल रहा है वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा आपको 10%। प्रोबेशन काल में आपको वेतन भत्ते किसी भी प्रकार का कोई नहीं मिलता था। फिक्स वेतन आपको 26,500 था, वही आपको मिला है। अब यहाँ पर जैसे ही आपका स्थायीकरण होता है उसके बाद में 10% जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको एचआरए। भाई 7वें सीपीसी में 7वें पे कमीशन यानी 7वें वेतन आयोग में आपको एचआरए की जो दर बताई गई है वो है आपकी 10%। लेकिन वो मिलती कब है, उसके लिए आपको ये आवेदन करना होता है, जिसके बारे में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। किराए के मकान में रहने वाले राज कर्मचारी के लिए मकान किराया भत्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, इसको आपको अपने डीडीओ को देना होगा। ठीक है। अब डीडीओ और पीओ चाहे अलग अलग हों तो आप अपने डीडीओ को देंगे, और दोनों एक हैं तो फिर आपको डीडीओ को ही देना होगा। अब यहाँ पर भरते कैसे हैं और वो आप देखते चलें। नाम, यहाँ पर कार्मिक का नाम आएगा। ठीक है। वरिष्ठ अध्यापक, यहाँ पर जो भी आपकी विषय है उसको आप यहाँ पर मेंशन करें। आईडी, यहाँ पर आईडी में एम्प्लॉय आईडी आपको करनी है जो कि आपकी आरजे से शुरू होती है, आरजे, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम। पद एवं विभाग में जिसमें नियुक्त हैं वरिष्ठ अध्यापक, यहाँ पर भी आपको वापस विषय लिखनी होती है, और यहाँ पर आपको लिखना है शिक्षा विभाग। ठीक है। ये सेकंड ग्रेड का है, ऑब्वियसली मैंने उसी तरीके से इसको तैयार किया है। वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड के लिए है पूरा ये फॉर्मेट। तो आपको ये भरना है, जो मैं आपको भर रहा हूँ वही आपको भर करके ऐसे कैसे आपको जमा कराना है। आगे यहाँ पर देखें, मकान मालिक का नाम और किराए के मकान का पूरा पता। अब कुछ साथियों की प्रॉब्लम है क्योंकि वो घर पे ही रहते हैं या घर से ही अप डाउन करते हैं। ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पर मकान मालिक का नाम लिखना किसको लिखें, तो उसके लिए आप कोई भी ऐसे ही कोई भी नाम आप लिख दें, और एड्रेस आप जहाँ पर रहते हो उसी का आप एड्रेस लिख दें। इसमें आपका स्वयं का भी एड्रेस आ सकता है। ठीक है। इसमें आपका स्वयं का भी एड्रेस आ सकता है, और जो साथी बाहर ड्यूटी करते हैं यानी घर से दूर हैं वो अपने मकान मालिक का और मकान का पूरा पता आप लिख दें। दिया जाने वाला मासिक किराया, अब दिया जाने वाला मासिक किराया देखो आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो है 37,800, क्योंकि मूल वेतन होता है 37,800 सेकंड ग्रेड का, इसलिए उसका 10% एचआरए मिलेगा, वो है 3780। लेकिन दिया जाने वाला जो किराया है उसकी राशि आप कम से कम कितनी लिखेंगे, 4,000। इसको यहाँ पर शब्दों में लिख देंगे। अब चार मतलब इससे कम नहीं लिखनी आपको, 3780 भी लिख सकते हो, यहाँ पर 37 की बजाय 3800 भी लिख सकते हो, लेकिन आप मैक्सिमम आपको कितना यहाँ पर करें, आप 4,000 कर दें। इसके अलावा आगे यहाँ पर है किराए के मकान में लेने की तारीख। इसमें आपको वैसे तो इसमें जो डेट आएगी वो आएगी आपकी कौन सी वाली, जब से आपने ज्वाइनिंग की है, लेकिन आप इसमें ज्वाइनिंग डेट भी ठीक है, और इसमें आप आपकी स्थायीकरण डेट लिख दें वो भी ठीक है, क्योंकि प्रोविशन वाली जो डेट होती है ज्वाइनिंग वाली उसमें आपको एचआरए नहीं मिला है। एचआरए जो मिलेगा वो आपको कब से मिलेगा, स्थायीकरण दिनांक से। ठीक है, स्थायीकरण दिनांक से। इसलिए आप इसे स्थायीकरण की डेट भी लिख सकते हो और इसमें आपकी ज्वाइनिंग की डेट भी लिख सकते हो, दोनों डेट सही है। इसके अलावा मैं नगर पालिका क्षेत्र, यहाँ पर आपका नगर पालिका क्षेत्र का नाम लिखना है। ठीक है। और बाकी फिर इसको आपको आगे नीचे देखें, दिनांक आप इसमें स्थायीकरण की डेट आप यहाँ पर लिखेंगे, स्थायीकरण डेट। इसके अलावा यहाँ पर आप हस्ताक्षर करेंगे, आपके जो भी आपके सर्विस बुक में हैं, पे मैनेजर पे हैं, वो वाले आपको साइन करने हैं। पद वरिष्ठ अध्यापक, यहाँ पर आपका आएगा विषय का नाम। इसके अलावा पदस्थापन यानी आपकी स्कूल का नाम।
यहाँ पर स्वयं की स्कूल, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्वयं की स्कूल। अब कुछ साथी ऐसे हैं जो पीओ के अधीनस्थ कार्यरत हैं, यानी 8वीं तक की स्कूल में कार्यरत हैं, जो कि एचएम हैं, तो उनको भी अपनी खुद की स्कूल ही बढ़नी है, न कि पीओ स्कूल। तो यहाँ पर मैंने स्वयं की स्कूल का मतलब आपकी पीओ स्कूल हो चाहे 8वीं तक की स्कूल हो, जैसी भी है उसमें ही आपको आपके स्कूल का नाम मेंशन करना है। इसके अलावा ये कार्यालय अध्यक्ष की टिप्पणी है, तो इसको आप छोड़ें और बस इतना आपको भर कर के आपको आपके डीडीओ को ये देना है। ठीक है, डीडीओ को आपको देना है, उनको आपको ये जमा करा देना है। अब इसकी जो पीडीएफ है, इस फॉर्म की पीडीएफ, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आगे का है मकान किराया भत्ता स्वीकृति आदेश। अब ये क्या है, मकान किराया भत्ता यानी जो आपका एचआरए है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो काम है वो किसको तैयार करना है, डीडीओ को तैयार करना है। ये कार्मिक का काम नहीं है, वैसे ये डीडीओ का काम है, लेकिन कुछ डीडीओ को अगर आप इसको भरकर भी दे दें तो भी कोई इशू नहीं होगा। कुछ साथी ऐसे भी हैं जो अपनी इसको वहाँ पर जो डीडीओ है वो थोड़े से कम इस मामले में जानकार हैं, तो भी आप इसको भर करके आप दे सकते हैं। ठीक है, क्रमांक यानी यहाँ पर आपको डिस्पैच नंबर आ जाता है, तो ये आने का उसी का काम है, डिस्पैच नंबर। यहाँ पर कार्यालय का नाम, जो भी आप संबंधित पीओ स्कूल से हो उसका नाम आएगा। यहाँ पर दिनांक आपकी कम से यहाँ पर स्थायीकरण की डेट आएगी। और इसके बाद ये पूरा ऐसे कैसे आपको निकलवाना है प्रिंट, और यहाँ पर इसको भरना है। कार्मिक का नाम आएगा, पद आएगा, पद तो आपको पता ही है वरिष्ठ अध्यापक। पदस्थापन, यहाँ पर आपकी स्कूल का नाम आएगा, स्कूल का नाम। वर्तमान विद्यालय में कार्य ग्रहण तिथि यानी आपकी जॉइनिंग डेट आएगी। ठीक है, और लेकिन वर्तमान विद्यालय में कार्य ग्रहण तिथि, कुछ साथी ऐसे हैं जो महात्मा गांधी में भी आए ना, तो उनको ये डेट अलग आएगी क्योंकि यहाँ पर वर्तमान विद्यालय का नाम है। वेतन नियमितीकरण तिथि यानी आपकी जो फिक्सेशन डेट है वो आएगी यहाँ पर। एचआरए के लिए आवेदन तिथि, ये भी आपकी फिक्सेशन डेट आएगी। और एचआरए आहरण स्वीकृत तिथि, ये भी आपकी फिक्सेशन डेट आएगी। एचआरए की दर, वो दर है आपकी कितनी, 10%। पे मैट्रिक्स आपका कितना है, L11। और मूल वेतन है आपका कितना, 37,800। ये काम वैसे डीडीओ का है, आपका नहीं है, लेकिन कुछ डीडीओ को अगर ध्यान नहीं है तो आप इसे निकाल करके खाली को दे सकते हो। स्वीकृत राशि आपको पता है 3780 ही होगी सेकंड ग्रेड के लिए। और इसमें देखो यहाँ पर संस्था प्रदान की सील लग जाएगी, हस्ताक्षर संस्था प्रदान। क्रमांक, यहाँ पर क्रमांक का मतलब होता है डिस्पैच नंबर, और बस इसको आपको संबंधित कार्मिक का नाम आ जाएगा। यहाँ पर उपकोष अधिकारी यानी डीडीओ का नाम आ जाएगा, और ये आपको करना है। तो ये आपको डीडीओ का काम है, वैसे ये उनका इशू नहीं है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे इस चीज़ के लिए। आगे यहाँ पर देखें, स्थायीकरण आदेश आने के बाद में अब आपको ये जो काम है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये काम आपको जरूर करना है, क्योंकि इसके बिना आपकी सैलरी फुल वेतन नहीं बनेगा। फुल वेतन बनाने के लिए आपको इसको भर करके अपने पीओ को नहीं, डीडीओ को, अपने डीडीओ को ये जमा करानी होगी। कार्यालय का नाम यानी आपके स्कूल का नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, स्कूल का नाम। क्रमांक में आपको यहाँ पर डिस्पैच नंबर आएंगे, और दिनांक आपकी स्थायीकरण डेट आएगी। ठीक है, यहाँ पर स्थायीकरण दिनांक आएगी, और यदि इसमें और डिस्पैच नंबर आप अभी के डालेंगे, क्योंकि ये डेट अलग है यहाँ पर डेट लिखने का, क्योंकि आपसे लागू होता है, इस वजह से इसको उस दर से लिखा है। लेकिन यहाँ पर जो दिनांक स्थायीकरण की डेट लिखोगे तो फिर डिस्पैच नंबर में इशू रहेगा, इसलिए आपको यहाँ पर जो दिनांक लिखनी है वो जिस भी दिन आप भरेंगे इसको, ठीक है, प्रेजेंट डेट, मैं यहाँ पर प्रेजेंट डेट लिख रहा हूँ, जिस भी दिन आप इसको फॉर्म को भर करके देंगे उस दिन को ही आपको यहाँ पर डेट मेंशन करनी है, क्योंकि डिस्पैच नंबर भी डलता है इस वजह से। अब यहाँ पर इस आदेश को आप देख लें, और इसको पूरा भरना किस तरह से है, ये नियम है। और इस तरह यहाँ पर जो आपको वेतन नियमितीकरण के अंतर आता है, ये इसमें यहाँ पर है प्रावधान अंतर्गत अभ्यर्थी यानी आपका नाम आएगा यहाँ पर, को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन उपरांत श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा। अब यहाँ पर आपके जो भी संभाग है, जो भी आपका मंडल है, उसका नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। संभाग नहीं, मंडल का करना है, ध्यान रखना भाई। 9 मंडल है सेकंड ग्रेड में, तो वो मंडल आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है,
के अब जैसे इसमें लिखा है कि श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, अब जैसे कोई जयपुर है तो जयपुर लिख दो यहाँ पर, जयपुर संभाग। अब यहाँ पर भी आपको वही लिखना है जो जहाँ पर है आपका, यानी यहाँ पर भी क्या आएगा जयपुर, क्योंकि दोनों एक ही हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के चयन उपरांत श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग जयपुर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर 2 वर्ष का परीक्षा काल के रूप में नियत स्थिर मानदेय और वेतन मान नियुक्त किया गया है। दोनों में सेम ही आएगा। इस कार्यालय द्वारा यहाँ पर कार्मिक का नाम आएगा, वापस कार्मिक का नाम के आवेदन पर की गई अभिशंसा के आधार पर इनकी परीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि संतोषप्रद पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाने पर श्रीमान संयुक्त निदेशक, सेम यहाँ पर दोनों पर, ठीक है, के स्थायीकरण आदेश। अब आपके स्थायीकरण आदेश क्रमांक, जो भी आपके स्थायीकरण आदेश आ रहे हैं उनमें पूरा आदेश क्रमांक आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लास्ट में आप लिखेंगे दिनांक, ठीक है, के द्वारा उनके को, ठीक है, लास्ट में दिनांक मेंशन कर देना। आदेश के बाद के द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक में नियमित वेतन श्रृंखला पुनरीक्षित वेतनमान, यह आपको देखो पूरा आपका कौन सा है 4200 पे ग्रेड पर है, L11 में आप होंगे, 37,800 आपका वेतन होगा। यह आपको करना है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं ऊपर। और अब यहाँ पर आपको ये भरना है का नाम, कार्मिक, पद और पदस्थापन। अब इसको आप देखो शॉर्ट में लिखेंगे, यहाँ पर शॉर्ट में लिखेंगे, जैसे कार्मिक का नाम आ गया, इसके अलावा पद आ गया, यहाँ पर आप कार्मिक का नाम लिख करके पद लिख दें और साथ में आप विषय ज़रूर मेंशन करना, ठीक है, विषय जो भी है आपका, जैसे गणित है तो गणित यहाँ पर करेंगे और पदस्थापन यहाँ पर आपकी स्कूल का नाम आ जाएगा। यहाँ पर जो नाम आएगा वो आपकी स्कूल का नाम आएगा। अगला कॉलम है जन्म तिथि का, इसमें आपके DOB यहाँ पर मेंशन करें। प्रथम नियुक्ति तिथि, अब इसके अंदर प्रथम नियुक्ति तिथि है ना, ये आपको कुछ साथी 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में आए हैं, ठीक है, तो प्रथम नियुक्ति तिथि आप 3rd ग्रेड वाली लिखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। वेतन नियमितीकरण की तिथि, यानी इसमें आपकी जो डेट आएगी वो आएगी आपकी स्थायीकरण डेट आएगी, और स्थायीकरण डेट आपकी 3rd ग्रेड की तो आ नहीं सकती, आएगी किसकी, यहाँ पर 2nd ग्रेड की। स्थायीकरण तिथि, यहाँ पर स्थायीकरण की डेट लिख देंगे आप। वेतन नियमितीकरण तिथि को वेतन, इसमें भी स्थायीकरण की तिथि आएगी, क्योंकि सेम ही डेट आ रही है, सेम ही सब कुछ करना है आपको, क्योंकि सेम यहाँ पर वेतन नियमितीकरण भी आपका उसी तिथि से होगा जिस तिथि से आपके स्थायीकरण हुआ है। भाई आपका 26 दिसंबर से हुआ है तो यहाँ पर सभी में 26 दिसंबर ही करोगे आप, 26 दिसंबर 2025। और आगामी वेतन वृद्धि, अब इसको ध्यान से देखें, वेतन वृद्धि के लिए क्या है नियम। अगर आपकी जॉइनिंग 30 दिसंबर को है, से 30 दिसंबर या 30 दिसंबर से पहले, 30 दिसंबर से पहले, अगर आपकी 30 दिसंबर या 30 दिसंबर से पहले की है जॉइनिंग आपकी जॉइनिंग, तो यहाँ पर जो आगामी वेतन वृद्धि होगी वो होगी आपकी 1/1/2026, ठीक है, ये तो है 30 दिसंबर को। और यदि आपकी 31 दिसंबर के बाद है, 31 दिसंबर के बाद है, तो यहाँ पर जो डेट आएगी आपकी वो आएगी 1/7/2026, उनका जुलाई में लगेगा इंक्रीमेंट, और जिनकी 30 दिसंबर से पहले है उनका इंक्रीमेंट लगेगा 1 जनवरी 2026 को। तो ये आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हस्ताक्षर संस्था प्रदान के हो जाएंगे, ये भर करके आपको देना है बस अपने संस्था प्रदान को। क्रमांक यहाँ पर डिस्पैच नंबर डल जाएंगे। इसके अलावा बाकी यहाँ पर आपका नाम लिख देना बस आप, तो बाकी इनको आप छोड़ देना। ये भर करके आपको अपने संस्था प्रदान को देना है। वैसे संस्था प्रदान की साइन करा करके आप इसको किसको दे दें, अपने DDO को देना, ठीक है, DDO को दें, क्योंकि वही करता है इस काम को, इस वजह से आप संस्था प्रदान के साइन जरूर करवा लें, क्योंकि यहाँ पर संस्था प्रदान लिखा है, हस्ताक्षर संस्था प्रदान सील, ठीक है। तो संस्था प्रदान के हस्ताक्षर करा करके आप अपने
DDO को आपको ये देना है। ठीक है, DDO को आप इसको दे दें। इसके अलावा आगे ये जो काम है, और साथ में अब आपको एक और भी देना होता है जो विवाहित हैं उनको, जो विवाहित कार्मिक हैं उनको ये फॉर्मेट भी देना होता है, विवाहित वालों को ये वाला, क्योंकि इसकी ज़रूरत जब पड़ती है, जब कभी कभी क्या होता है जैसे इंक्रीमेंट लगता है ना, तो जिनके 3 संतान हैं तो उनका इंक्रीमेंट रोका जाता है, इस वजह से इस फॉर्मेट की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो विवाहित कार्मिक हैं उनको ये देना होता है, क्योंकि उनके 3 संतान होने पर यहाँ पर उनका इंक्रीमेंट रोका जाता है। तो यहाँ पर वही मैं, आपका नाम आ जाएगा, पद वरिष्ठ अध्यापक, विषय आप जिस भी विषय से हो, पद स्थापन का नाम यानी आपकी स्कूल का नाम यहाँ पर लिखते हैं। दिनांक 31/5/2002 तक मेरे बच्चों की संख्या, अगर इस तक है कोई संख्या तो आप मेंशन करें, अन्यथा इसको आप 0 कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर है, जैसे 1 है तो आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, पुत्र या पुत्री बताएंगे और उनकी DO भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर है तो करें, अन्यथा इसको आप 0 करेंगे। इसके अलावा 1 जून 2002 के बाद की बात है, तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ये क्यों है, इसमें इसी डेट का मेंशन क्यों किया जाता है 2002 का, क्योंकि ये जो नियम है वो आप यदि 2002 से पहले के अगर आपके बच्चों की संख्या है तो आपको 2 से 3 संतान का भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, जैसे किसी के 3 संतान होगी तो भी आपका इंक्रीमेंट नहीं रोका जाएगा, लेकिन 2002 के बाद है तो आपका इंक्रीमेंट रोका जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर 1 जून 2002 को आप यहाँ पर करें, और अगर आपकी संख्या है जैसे 2 है तो 2 आप करें, 1 है तो 1 यहाँ पर मेंशन करने हैं। कॉलम यहाँ पर 2 ही हैं, 3 के लिए आपको अलग से करना होगा। ठीक है भाई, वहाँ पर आप संख्याओं को लिखेंगे, यहाँ पर जैसे 3 लिख दिया, जैसे किसी के 3 है तो अगर 3 यहाँ पर मेंशन करेंगे और 2 की एंट्री यहाँ पर करेंगे, बाकी यहाँ पर आप 3 लिखोगे, वही आपको इतना ही लिखना है। तीसरे का नाम भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर तीसरा एक अपने हिसाब से पेन से बना करके, लाइन स्केल से बना करके आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसकी आवश्यकता होती नहीं है क्योंकि 3 पर आपका इंक्रीमेंट रुकता है। तो ये आपको भर करके और नीचे आपके साइन कर लेना। ठीक है, आपका नाम आ जाएगा, पद नाम आ जाएगा, पद स्थापन आ जाएगा, और ये भर करके आपको और आपके क्या है DDO को जमा कराना है। ठीक है, तो ये आपको करना है काम। अब इसके बाद जैसे इंक्रीमेंट लगता है तो उस समय का आपको मैं थोड़ा सा वेतन के बारे में बता देता हूँ। उसमें क्या है, इंक्रीमेंट में जैसे आपका जो बेसिक पे है वो है 37,800 रुपये। ठीक है, ये आपका बेसिक पे है, ये आपका बेसिक पे। लेकिन जैसे 30 दिसंबर से पहले की जिनकी ज्वाइनिंग है, 30 दिसंबर या पहले, ठीक है, 30 दिसंबर या जिनकी पहले की ज्वाइनिंग है, उनका इंक्रीमेंट जो लगेगा वो 1/1/2026 को लगेगा, और उनका जो बेसिक पे है वो आपका ये रहेगा, ये 37,800 नहीं, उनका रहेगा 38,900। ठीक है, ये इनका बेसिक पे रहेगा। और जिनकी 30 दिसंबर के बाद है, ठीक है, 30 दिसंबर के बाद, जिनकी 30 दिसंबर के बाद है ज्वाइनिंग, तो उनका जो इंक्रीमेंट लगेगा 1/7/2026 को। तो उनका जो वेतन है ना, ये जैसे 30 दिसंबर से पहले वालों को तो मिलेगा इतना, और 30 दिसंबर के बाद वालों को ये वाला जो पेमेंट है वो कब मिलना शुरू होगा, जुलाई में। वो इनको जुलाई में मिलना शुरू होगा, यानी आप ये कह सकते हो कि 6 महीने का जो लॉस है वो 30 दिसंबर के बाद वालों को होता है। 6 महीने में आप सीधा कह सकते हो कि 36, 18, 20,000 रुपये का आपको लॉस यहाँ पर होता है, जिनकी 30 दिसंबर के बाद की ज्वाइनिंग होती है। तो ये आपको है। और बाकी पेमेंट और एरियर के बारे में, कितना पेमेंट बनेगा और कितना आपको एरियर बनता है, इसकी वीडियो मैं आपको एक अलग से बता दूंगा, ताकि आपको एरियर बनाने में और आपकी जो सैलरी बनाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। तो ये है। और इसमें भी यदि किसी साथी को कोई दिक्कत हो तो वो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इन सभी फॉर्मेट की PDF आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, ताकि आप इनको निकाल करके भर करके आपने DDO को जमा करा देंगे। ठीक है साथियों, बाकी और भी कोई अपडेट आती रहेगी एजुकेशन की, वो आपको यहाँ पर निरंतर मिलती रहेगी। IPR की कुछ समस्याएं हैं वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही हैं, तो आप उसके लिए थोड़ा ज़्यादा चिंतित ना हो, क्योंकि जब पहली बार कोई पोर्टल शुरू होता है तो उसमें समस्याएं बनना स्वाभाविक है। ठीक है, धीरे धीरे अपडेट हो रही हैं।
पहली बात, यू आर नॉट रजिस्टर्ड वाली समस्या जो आ रही है उसके लिए आप आपके डीडीओ से उनके एसओसो आईडी में आपकी प्रोफाइल को अपडेट करवा लें ताकि वो समस्या आपकी नहीं आए, या फिर आप मेल भी कर सकते हो, मेल से भी आपको 2-3 दिन में वो समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है साथियों, फिर आपको जो भी अपडेट आएगी उसके साथ आपको मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।